हालांकि टीवी चैनल्स ने एक नैरेटिव ये बनाया कि भाई वक्फ लूट रहा है, सरकार बचा रही है। आप मान भी गए, जबकि दोनों अलग अलग नहीं होते। जिस मॉनिटर ने बोर्ड पर नाम लिखे ना, वो खुद बैक बेंचर ग्रुप में शामिल है। तो चल भाई वॉक की ट्राइब्यूनल पे, वही देखेगा तुझे। भाई गाड़ी में इतना तेल नहीं है, बाद में कोर्ट भी तो जाना है। स्टूडेंट्स ने देश भर में गुहार लगाई कि काटा जा रहा है, तो बाकी बोले कौन सी बड़ी बात है, कट तो सब कर रहा है। वो बोले अबे जंगल बोल नहीं पा रही थी, लेकिन गवाही दे दी। इंडियन मन करता है कि इनकी भाषा में जवाब दो, पर कौन सी गाली वो समझ नहीं आता। जिन लॉन्डो से सालों से नौकरी नहीं ढूंढी जा रही, मिनटों में इसकी आईडी ढूंढती। और ये क्या लॉजिक हुआ सरकार के, वो जंगल ही नहीं है, तो हिरण क्या कर रहे हैं वहां पे। सलमान खान की गाड़ी। आजकल की सरकारों की दिक्कत ही यही है, इन्हें डेवलपमेंट करना है पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करना। मतलब प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन है, पर पॉलिटिक्स भी है। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कांचा गच्ची बाउली फॉरेस्ट में देर रात बुलडोजर की एंट्री हुई। सिर्फ बुलडोजर की एंट्री हुई। अब अगर आपको नहीं पता ये जगह जंगल कहां है, तो एक बार अपना फोन खोलो और मैप्स पे सर्च करो हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद के वेस्ट साइड में पड़ता है। बहुत बड़ा ग्रीन कलर का आपको कैंपस दिखेगा, उसी के अंदर एक जंगल भी है। वो कॉलेज नहीं होते जो अपने आप में एक जिला होते हैं, ये वही है। कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां पर देर रात वहां के जंगलों को बुलडोज किया जाने लगा। जानवरों की आवाजें आ रही थी, पीकॉक, डियर ऐसे भाग रहे थे जैसे रातों में रेड पड़ गई हो। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने देश भर में गुहार लगाई कि काटा जा रहा है, तो बाकी बोले कौन सी बड़ी बात है, कट तो सब कर रहा है। वो बोले अबे जंगल। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोटेस्ट हुआ, रैली निकली, लोगों ने लीगल रिकॉर्ड्स लिया। फिर बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और अथॉरिटी से जवाब भी मांगा। फिलहाल स्टेट की कांग्रेस सरकार ने इस बुलडोजर यात्रा को रोक दिया है। और पता, जब जब ऐसे प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या बात हुई, तो ऐसे कैसे मान गए। एक बार पुलिस से पिटवाओ, तो एक बार वाटर कैनन चला के तो देखो, क्या पता लोगों को पेड़ कटने के फायदे पता लग जाएं, है ना सुधीर भाई। खैर, कांचा गच्ची बाउली 400 एकड़ का एक जंगल है जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर आता है। और काफी समय से सरकार वहां पर एक आईटी पार्क बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को ऑक्शन करना चाह रही थी। और ये आज का इशू नहीं है, आज से बहुत साल पहले 2004 में शायद जब टीडीपी की सरकार थी, तब भी उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी एएमजी भारता को ये पूरा का पूरा लैंड ऑक्शन करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट तेलंगाना सरकार तो ये कहती है कि ये कॉलेज की जमीन है ही नहीं, ये जंगल है ही नहीं, ये तो रेवेन्यू लैंड है, बेच सकते हैं इसको। और इतना जोर दाव इसलिए क्योंकि आप एक बार मैप पे सर्च करके देखो, बहुत प्राइम लोकेशन पे है ये। एंड द ऑब्वियस क्वेश्चन इज हाउ इंपॉर्टेंट इज द लैंड। दो तरीके से देखते हैं, एक इकोनॉमिकली और एक इकोलॉजिकली। अब ये तो आप जानते हो कि बैंगलोर के बाद हैदराबाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब है। तो सरकार बहुत टाइम से चाह रही है कि इस जमीन को एक आईटी पार्क के तौर पे ऑक्शन किया जाए और मुनाफा कमाया जाए। जो एक एंगल से आप देखो तो गलत नहीं है। आईटी हब बनेगा, डेवलपमेंट होगा, कंपनीज आएंगी, तभी तो जॉब्स क्रिएट होंगी। बट द प्रॉब्लम इज नॉट द लोकेशन, इट्स व्हाई दिस स्पेसिफिक लोकेशन। क्योंकि ये जंगल बहुत सेंसिटिव और बहुत सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। हिरण मोर तो आपको ऐसे नाचते दिख गए, लेकिन लगभग 450 फ्लोरा फौना की स्पीसीज हैं। इनफैक्ट ये बायोलॉजिकली इतना रिच है कि कुछ एक्टिविस्ट कह रहे हैं आप इसको इको पार्क घोषित कर दो। और ये क्या लॉजिक हुआ सरकार के, वो जंगल ही नहीं है, तो हिरण क्या कर रहे हैं वहां पे, सलमान खान की गाड़ी का इंतजार। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। और ये लोकल एनवायरनमेंट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात से समझ लो कि एक असेसमेंट है कि अगर इसको काट दिया गया तो वहां के लोकल एरिया का जो टेम्परेचर है वो 1 से 3 डिग्री से बढ़ सकता है। बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का कहना है आपको डेवलपमेंट करना है तो करो, आपको हर बार फॉरेस्ट एरिया ही क्यों मिलता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो कहीं भी हो जाएगा, जंगल ऑलरेडी खतरे में है। क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो कितना हो रहा है। सरकार की ही खुद की रिपोर्ट है कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल एरिया इंक्रोच कर लिया गया है, जिसमें सबसे आगे आते हैं असम और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो आप जानते हो कितना लश ग्रीन है, और वहां पे बहुत क्रेजी लेवल पे इंक्रोचमेंट हो रहा है। इनफैक्ट आजकल की सरकारों की दिक्कत ही यही है, इन्हें डेवलपमेंट करना है पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करना। ये एनवायरनमेंट मिटा देते हैं और उसको रिस्टोर करने की इनको बिल्कुल नहीं पड़ी। एक और डेटा से समझाता हूं। अब आप इसको इस बात से समझो कि हमारी जो देश का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, इनके पास एक पोल्यूशन कंट्रोल फंड था कि भैया ज्यादातर जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, ये लो पैसे, कुछ उपाय निकालो। उस पूरे फंड का 1% भी यूटिलाइज नहीं किया इन्होंने। और ये तब जब हमारा देश पॉल्यूशन में नंबर 1 पे आ रहा है। टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज सर्च कर लो गूगल पे एक बार, और तब 99% फंड यूज नहीं हुआ। इससे ज्यादा कन्वर्जन रेट डेटॉल का होता है। ओके, कन्वर्जन से याद आया, बोलो हालेलुया यशुदीप बल्ले बल्ले। इनका नाम सुना है आपने? ये पंजाब के पेस्टर प्रॉफिट बजिंदर सिंह बोलने लगे।
वैसे बहुत कंट्रोवर्सीज में रहते। पिछले हफ्ते इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये अपने ही फॉलोअर्स को कूट रहे थे और यीशु का नाम लेते लेते इन्होंने एक इशू कर दिया। 2018 के एक केस में कॉन्विक्ट करार दिए गए हैं और कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। किसी ने कमेंट किया बोल नहीं पा रही थी लेकिन गवाही दे दी। जेल के डीजे पे और होगा मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। यीशु ने लाइफ इंप्रिजनमेंट देना बेस्ट किता। अक्षय कुमार टू बजिंदर भाई तेरे पे बायोपिक बनाओ भाई, आइडियाज मत दे। आसाराम राम रहीम यू गॉट कंपनी। बट सीरियस नोट, मुझे समझ में नहीं आता है कि जितने भी गॉडमैन होते हैं, जितने भी ये पड़जी बाबा होते हैं, इनका एक ही तरीके से एक ही एंड गोल कैसे हो जाता है। भर के फॉलोअर्स, कोई लड़की का मामला और जेल। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। Okay, if you are interested in cricket, the next segment is the IPL highlights. चिंता मत करो, कोई सट्टे का प्रमोशन नहीं करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग दो मेजर हाइलाइट्स रही हैं इस हफ्ते। लखनऊ के खिलाफ मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। रन बॉल का उनका एवरेज चल रहा था, तभी एमआई की मैनेजमेंट उनको रिटायर्ड हट करके वापस बुला लेती है, विच इज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि क्रिकेट में ऐसा रेयरली होता है। यू ट्रस्ट द प्लेयर्स यू हैव इन योर टीम। और इनकी जगह पता बुलाया किसको? मिचेल सेंटनर। और ऐसी सिचुएशन में आपको तिलक और सेंटनर के बीच में किसी को चूज करने दिया जाए तो सेंटनर भी सेंटनर को चूज नहीं करेगा। ऑब्वियसली मैच हार गए। और दूसरी वायरल पर्सनैलिटी रही ये मोहतरमा। सीएसके के उस वाले मैच में थाला हुए कैच आउट और देश का युवा बोल्ड। तो और जैसे ही इसका रिएक्शन वायरल हुआ तो जिन लॉन्डो से सालों से नौकरी नहीं ढूंढी जा रही, मिनटों में इसकी आईडी ढूंढ दी और फिर लोगों ने मैच को कम इसकी आईडी को ज्यादा देखा। वो बेचारा तिलक वर्मा सालों खेल के नहीं खेल पाया, ये खड़े खड़े प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गई। इंस्टाग्राम पर रातों रात इसके 16,000 से 2.5 लाख फॉलोअर हो गए। मेरे नहीं है तेरे 3.5 लाख हो गए अब। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तुम भी जाके फॉलो कर दो दोस्तों, किसी की तो मिलियन हो। नाउ कमिंग बैक टू वक्फ, इज इट जस्ट मी या ये सुनने में कानून कम जेंजी क्लोथिंग ब्रांड ज्यादा लगता है? बट एनीवे, ये टॉपिक इस हफ्ते देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा एंड दैट इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। देखो, वक्फ क्या है समझने से पहले समझो वक्फ क्यों है। हमारे संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन है। मतलब तुम भगवान पूजो, अल्लाह पूजो या प्राइम मिनिस्टर। Oh my God. अगर तुम देश के नागरिक हो तो तुम्हारी मान्यताओं और प्रथाओं में स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा। जिसे चाहे पूजो और जैसे चाहे पूजो। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। एंड नॉट जस्ट प्रैक्टिस, आर्टिकल 26 के अंदर कोई भी व्यक्ति या संप्रदाय अपने धर्म को मैनेज और एडमिनिस्टर भी कर सकता है। बेसिकली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने साथ साथ और अपने अपने हिसाब से रह सकते हैं। और इसी वजह से कुछ लॉज ऐसे हैं जो कुछ धर्म पर लागू होते हैं, जैसे हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, और मुस्लिम्स में आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसके अंदर आता है वक्फ एक्ट। अब वक्फ जितना बोलने में पेचीदा है उतना समझने में नहीं है। वक्फ एक्ट बेसिकली कहता है कोई भी वाकिफ या इंसान अपनी प्रॉपर्टी को जब अल्लाह के नाम पे डोनेट कर देता है तो वो होती है वक्फ प्रॉपर्टी। अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, जीसस के नाम पे ये सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दो यार। अभी नहीं, कॉम्प्लेक्स मैटर चल रहा है यहाँ पे। अभी जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है इसे वक्फ बोर्ड मैनेज करता है और इससे आने वाला पैसा सिर्फ रिलीजियस मैटर्स और पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज हो सकता है। ये समझ गए ना? हाँ, अब कर दो लाइक। अब इसी वक्फ एक्ट में रिसेंटली चेंजेस किए गए। मैं चेंजेस बताता हूँ, साथ ही साथ समझ लेंगे कि दिक्कत कहाँ है और क्या है। अब मान लो ये अपने अमन भाई हैं, इनकी दुकान एक दिन वक्फ डिक्लेयर हो जाती है और फिर ये बोलते हैं कि नहीं भाई, मैंने तो दुकान नहीं दी। तो इनके लिए ये लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया कानून कहता है कि कोई भी इंसान वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। उसके लिए उस व्यक्ति का मुसलमान होना जरूरी है, वो भी पिछले 5 साल से। हाँ, एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी है। मैं तो हिंदू हूँ, मेरे तो नव दुर्गा का व्रत है भाईजान। तो चल भाई फिर वक्फ की ट्राइब्यूनल पे, वही देखेंगे तुझे। दूसरा, इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है वो अब कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बहुत लोगों को नहीं पता, पहले भी किया जा सकता था और उसमें रिट पिटीशन डालनी पड़ती थी। पर अब जो नए चेंजेस हुए हैं उसमें ट्रिब्यूनल की पावर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। पहले जो एक तरह से उनका फाइनल डिसीजन होता था, अब नहीं। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, इनफैक्ट लोअर कोर्ट भी जा सकते हो। तो चल भाई वक्फ की ट्राइब्यूनल पे, वही देखेंगे तुझे। भाई गाड़ी में इतना तेल नहीं है, बाद में कोर्ट भी तो जाना है। तीसरा एक टर्म होता है वक्फ बाय यूजर। इस टर्म को बिल से हटा दिया गया है। अब वक्फ बाय यूजर में बेसिकली होता ये था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो बहुत सालों से अगर उसमें मस्जिद या फिर कब्रिस्तान है तो मान लिया जाता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट अयोध्या केस में भी कोर्ट ने इसको माना था।
एंड इंटरेस्टिंगली ये कॉन्सेप्ट हर प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए, टेंपल बाय यूजर, मठ बाय यूजर, पर अब वक्फ बाय यूजर नहीं है। एंड अभी भी आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये बहुत नॉन इशू लगेगा। वेट अंटिल यू नो कि कितनी जमीन आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी है देश में। जिसको नहीं पता बता दूं, आज वक्फ बोर्ड आर्मी और रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ओनर है। आज वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जिनका लैंड एरिया नहीं है पूरा इतना। अब यहाँ मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि ये सिर्फ वक्फ का प्रिविलेज नहीं है। भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन या सिख, जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन होती है ना, इनके पास बहुत जमीन होती है। अब वक्फ का क्या है, ये मुसलमानों की एक सेंट्रल बॉडी है, वरना अलग अलग टेंपल ट्रस्ट के पास भी लाखों एकड़ जमीन है। अब ये वक्फ इशू इसलिए बना क्योंकि रिसेंटली बहुत बिजार तरीके से जमीन क्लेम की गई और वक्फ बोर्ड ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी कहीं भी क्लेम हो रहा था। गांव, मंदिर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड इवन सरकारी दफ्तर। मुझे दुकान ही नहीं चलानी, मैं दुकान बेच के गाँव चला जाऊंगा। तो गांव भी तो वक्फ की प्रॉपर्टी है भाई। लेकिन मेरा मकान तो सरकारी क्वार्टर में है ना। तो सरकार भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब इसीलिए सरकार बीच में आई और अब सरकार कह रही है कि अगर सरकारी जमीन और वक्फ संपत्ति में कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो अब डिसाइड करेगा कौन? वक्फ बोर्ड नहीं, ना ट्रिब्यूनल। वो डिसीजन की पावर होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि कलेक्टर। हालांकि टीवी चैनल्स ने एक नैरेटिव ये बनाया कि भाई वक्फ लूट रहा है, सरकार बचा रही है। आप मान भी गए, जबकि दोनों अलग अलग नहीं होते, क्योंकि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जो अलग अलग राज्यों में जो वक्फ बोर्ड है उनको मैनेज करती है, वो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बॉडी है। भाई वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है। इट्स लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स। एंड लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहां भी करप्शन था, तभी इतने सारे क्लेम्स हो रहे थे और पास हो रहे थे। और ये तो सिर्फ सेंट्रल है, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उनको भी ओवरसीज स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, डिसॉल्व भी कर सकती है। अगर इतनी कॉम्प्लेक्स भसड़ में नहीं पड़ना तो इतना समझ लो, जिस मॉनिटर ने बोर्ड पर नाम लिखे ना, वो खुद बैक बेंचर ग्रुप में शामिल है। कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। हाउएवर चेंजेस में कुछ अच्छे एस्पेक्ट हैं जो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंटेंशन होनी चाहिए। एक तो इस बिल के आने के बाद मुस्लिम्स की सारी कास्ट को वक्फ बोर्ड में इंक्लूड किया गया है। शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन जात पात, ऊंच नीच मुसलमानों में भी होती है, इस मामले में फुल सेक्युलर। और दूसरा, नई वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट पोर्टल्स पे कराना होगा, तो एक डिजिटाइजेशन होगा, एक रिकॉर्ड रहेगा, तो आसान रहेगा मैनेज करना। एक और चेंज जो हुआ वो था वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की एंट्री, और इस पे बहुत विवाद हुआ, क्योंकि बोला गया ये सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में क्यों कर रहे हो? अगर आपको सही में अपलिफ्टमेंट करना है, बराबरी करनी है, तो सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में करो, और वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदू टेंपल मैनेजमेंट को बोल दिया कि नॉन हिंदूज को रखो, तो भाई चने जब जाएंगे। दूसरी वो डिस्पैरिटी कि नॉन मुस्लिम्स वक्फ डोनेट तो नहीं कर सकते, पर वक्फ काउंसिल में आ सकते हैं, विच आई थिंक इज अ फेयर पॉइंट। तो अब अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों को टारगेट किया गया है, क्या ये आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है या नहीं है, तो मैंने इंडिया फोरम का ये वाला आर्टिकल पढ़ा था, एंड आई थिंक आई एग्री विद देयर आर्गुमेंट कि हाँ भाई वक्फ में कुछ प्रॉब्लम थी, ये लोग मिसयूज कर रहे थे अपने पावर को, चेंजेस होने थे, हुए, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुडविल के लिए हो, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो हर वक्त कोई ना कोई एक ऐसा इशू चल रहा होता है जिसमें एक हिंदू मुस्लिम एंगल हो, मतलब प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन है, पर पॉलिटिक्स भी है। चलो, हमने इतना वक्फ, कोर्ट और संविधान डिस्कस कर लिया है, तो एक सवाल का जवाब दो। इंडिया का कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर कौन है? ए राजनाथ सिंह, बी अर्जुन राम, सी अमित शाह, डी रजत दलाल। 50-50 लेना चाहोगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन राम पाल, नहीं मेघवाल। और अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली इनको भी नहीं पता होगा, बट कच्ची लोई मान लेते हैं। पर ऐसे ही 10-15 और सवालों के जवाब देने पर आप यूपीएससी के फ्री कोर्सेज और 5,000 रुपए तक के फ्री Amazon गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। अब देखो यार, तुम हो संडे शो की रेगुलर ऑडियंस, और अनअकैडमी वाले अपने कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने आगे बोला कि सुनो कुछ कोलैब वुलैब करते हैं। मैंने भी एटीट्यूड में आगे बोल दिया कि सुनो, अगर स्पॉन्सरशिप दे रहे हो तो જોઈએ છે। आप दो ना। अगर आप रेगुलर ऑडियंस हो, सारी न्यूज आपने सुनी है, तो अनअकैडमी पर एक संडे शो क्विज क्लास होने वाली है, और सही जवाब दिए तो मेरी तरफ से तारीफ और अनअकैडमी की तरफ से आपको प्राइजेस मिलेंगे। अगर आप संडे शो संडे को देख रहे हो, तो आज शाम 5 बजे आपके लिए लाने वाला हूं एक संडे शो क्विज ऑन अनअकैडमी। कौन बनेगा Amazon गिफ्ट वाउचर्स का हकदार? दैट वाज बैड। मैं बनूंगा सस्ता अमिताभ बच्चन और आप जीतेंगे महंगे इनाम।
ये होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। पार्टिसिपेट करना है, यू नो व्हाट टू डू। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाके रजिस्टर कर लो। लिंक पर क्लिक करो और 5 बजे आ जाओ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां आपका भाई आपके साथ क्विज खेलेगा। मेरे को ज्यादा पैसे नहीं दिए, बट तुम लूट लेना अनअकैडमी को। और अब इस हफ्ते की कुछ जरूरी खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। सबसे पहले ये वीडियो देखो। इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का, इधर हमको एटीट्यूड नहीं दिखाने का, समझे ना? हम भी अनपढ़ नहीं है। इधर नौकरी करने का तो मराठी सीखने का। तमिलनाडु कैसे आएगा वाइब्स? ये वहां की एमएनएस पार्टी, नाम नहीं सुना होगा क्योंकि सीट नहीं आई। ये एमएनएस पार्टी के वर्कर्स हैं जो वहां के बैंक एम्प्लॉय को मराठी बोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और ये अब कोई नई बात नहीं है, ऐसी वीडियोस जब तब आती रहती हैं। कभी बैंगलोर में कन्नड़ा बोलने के लिए फोर्स करेंगे, कभी चेन्नई में तमिल बोलने के लिए फोर्स करेंगे, अब ये महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। पार्टीज के नाम आपको पता है। ये इश्यूज पर बोलने की जगह बोली को इशू बना रहे हैं, और अगर नहीं बोलो तो वही मारपीट, तोड़फोड़, गुंडागर्दी। एंड एज एन इंडियन मन करता है कि इनकी भाषा में जवाब दो, पर कौन सी गाली वो समझ नहीं आता। और आज विश्व गुरु टू बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की यही मुद्दे हो गए कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या खा रहा है तो किस चीज से साफ कर रहा है। और यही वजह है कि एक सर्वे के मुताबिक आज हर 5 में से एक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के जाना चाहता है। एंड माइंड यू, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सबसे ज्यादा देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करने वाले, सबसे ज्यादा टैक्स करने वाले लोग, या आसान भाषा में बताऊं वो लोग जिनकी कोठी के गार्ड भी इनको मुंह ना लगाएं। एंड यू कांट ब्लेम देम फॉर वांटिंग टू लीव। क्या करेंगे ऐसी अल्टरनेशनलिज्म का? टैक्स भी दें, रोजगार भी दें, और फिर बेरोजगार आदमी आके बोले कि हमारी भाषा में बात करो। सीख लेंगे आपकी भाषा, पर आप बात करने लायक भी दो। तो इसी को लेकर वीगन टिपिक बोलते हैं, भाई व्हाट्स रियली हैपनिंग हियर? व्हाट आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स and fights over colors and languages? It's baffling that most of the people involved seem educated yet behave so irrationally. Why are such trivial matters escalating to violence? Are people in India really this unaware and not narrow-minded? यार देखो, पहले मुझे भी लगता था कि ये गवर्नमेंट नैरेटिव है, बट अब बहुत क्लियरली दिखने लगा है कि अचानक से भाई कर्नाटका में कन्नड़ को लेके, तमिलनाडु में तमिल को लेके, और अब महाराष्ट्र में मराठी को लेके ये डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि भाई कुछ ऐसी पार्टी जो स्टेट लेवल पे पॉलिटिक्स में स्कोर करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। मैं अचानक से सबके सेंटिमेंट कैसे हट होने लगे, अचानक से सब कैसे इनसिक्योर होने लगे, है ना? और ये these sort of conflicts help no one but politics of the state parties. तो ये समझ में आ रहा है भाई बहुत अच्छी तरीके से। ये भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिसएग्री कर सकते हो। अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा बुलडोजर जस्टिस। बेसिकली क्राइम होने की अगर आशंका भी होती है, इससे पहले आरोपी कोर्ट पहुंचे, जेसीबी उसके घर पहुंच जाती है। इम्प्रैक्टिकल है बट बहुत फेमस मॉडल है, पब्लिक बहुत चीयर करती है, कई सारी सरकारें अडॉप्ट कर चुकी हैं। इनफैक्ट एक पॉलिटिशियन को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे ही 2021 का एक केस था जिसमें बुलडोजर कार्रवाई हुई, लेकिन लोग पढ़े लिखे थे तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और कोर्ट ने कहा कि इन डिमोलिशंस में कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है, और इन डिमोलिशन से पीड़ितों का राइट टू शेल्टर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और प्रशासन को फाइन के तौर पर हर पीड़ित को 10 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये चट आरोप पट बुलडोजर वाला मॉडल बढ़िया है, तो जस्ट हियर मी आउट। हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके घर पे आके मैं आप तोड़फोड़ नहीं करूंगा। भारत एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, एक रोग स्टेट नहीं है कि क्राइम अगर होगा तो पुलिस पकड़ेगी, सरकार जो कानून बनाएगी उसके हिसाब से कोर्ट सजा देगी। एलविस यादव की कसम, पूरा सिस्टम है एक। लेकिन जब ये चट बुलडोजर लेकिन जब ये चट बुलडोजर पट जस्टिस वाला मॉडल होता है तो 2 चीजों का मजाक बनता है, एक तो जुडिशरी का, दूसरा डेमोक्रेसी का। तुम्हें दोनों से फर्क नहीं पड़ता, वो बात अलग है। अब सरकार भी नहीं समझती कि हर बात पे बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा, एनकाउंटर करो। इसी को लेकर अमित ने एक कमेंट किया था, मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा, बट आई थॉट यार उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत जायज है। कमेंट उन्होंने किया था, भाई हम लोग क्यों इतना पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी लंगड़े जुडिशरी सिस्टम को चला रहे हैं, अगर जस्टिस बुलडोजर पर बैठकर ही आना है। सही बात है ना, आप क्यों टैक्स पे करोगे, आप क्यों एक अच्छा सिटीजन, गुड समैरिटन बन के सब लॉ एंड ऑर्डर सब पालन करोगे? क्योंकि अल्टीमेटली कहीं भी एक आप पे छोटा सा आरोप लगा, कोई पावर में खड़े होकर आपका बुलडोजर लेके घर उड़ा देगा, तो आपके लिए तो कहने की डेमोक्रेसी हुई ना, क्योंकि जुडिशरी का सपोर्ट तो मिला नहीं आपको, या मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, पिछले एपिसोड में याद है हमने बात की थी कि खाने में बहुत मिलावट हो रही है, बीमार होके दवाई खाते घूमोगे। अब कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि दवाई में भी मिलावट हो रही है? क्या पक रहे हो? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या CDSCO, इन्होंने कॉमनली यूज होने वाली 103 दवाइयों को फ्लैग कर दिया है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल समेत कई सारे ऐसे मेडिकल ड्रग्स हैं जिनके कुछ सैंपल क्वालिटी टेस्ट फेल कर गए, और इनमें बुखार, इन्फेक्शन, शुगर, BP
सारे की दवाइयां शामिल थीं। अच्छा, मेरा मोटिव फियर मॉन्गरिंग करके ये बताना नहीं है कि मार्केट में सारी दवाइयों में मिलावट है, बस ये बताना है कि कुछ बैचेस में मिलावट होने लगी है। अभी पीछे ही कुछ खबर आई थी कि कुछ पत्तों में दवाइयां नहीं, टेल्कम पाउडर बिक रहा था। गोली खा के जो तुम्हारा टेम्परेचर गिरा था ना, वो पैरासीटामोल नहीं, डर्मीकूल का कमाल था। भाई बड़ा खराब टाइम है, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कुछ नहीं पता। अभी अगली खबर है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से बीपी हाई हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से हमारी ब्लड स्ट्रीम में माइक्रो प्लास्टिक चला जाता है। नॉट समथिंग विच वॉज नॉट नोन, बट ठीक है, अब रिसर्चर्स ने बोल दिया तो शायद तुम सीरियसली लोगे। और जब ये ब्लड में कंटेमिनेशन होता है तो हाई बीपी और ये हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक की बोतल से मत पिया करो जब चीजें कैन में भी बिक रही हैं। अच्छा, माइक्रो प्लास्टिक की जब बात हो रही है तो रुद्र ने कमेंट किया था, सर व्हाट डू वी डू ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स। बाय द वे मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। Sir, what do we do of microplastic? Is there any way of detox and avoid microplastic intake? Today, everything is packed in plastic. Please collab with a doctor if possible. दोस्त, डॉक्टर से बात करने की जरूरत नहीं है मुझे बताने के लिए कि आप माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कुछ नहीं कर सकते। You just cannot avoid it. मैं अभी प्लास्टिक की बोतल से पानी पिया, उसमें माइक्रोप्लास्टिक मेरे में चले गए, क्या कर लूँगा मैं? क्योंकि दिखते हैं नहीं, फिल्टर आप उसे कर नहीं सकते, क्या करोगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप पहाड़ों पर जाओ कहो कि नहीं अब तो चीनी मिट्टी के बर्तन में ही सब खाऊंगा मैं प्लास्टिक अवॉइड करूँ। प्लास्टिक आप अवॉइड कर नहीं सकते, ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है। वो ये प्रिवेंशन कर सकते हो पर क्योर नहीं ढूंढ सकते आप इसका। ध्यान से सुनो, अगली खबर थोड़ी सेंसिटिव है। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली DRDO का बहुत सेंसिटिव डेटा लीक हो गया है। एक हैकर ग्रुप ने बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि एयरफोर्स फैसिलिटी, प्रोक्योरमेंट प्लान्स, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन और फ्यूचर प्लान जैसे बहुत सेंसिटिव डेटा को लीक कर दिया। And you know what came to my attention? Guess हैकर ग्रुप का नाम, बाबुक लॉकर 2.0। ऐसे नहीं लग रहा मिनी मिलिशिया की किसी प्लेयर का नाम? तुमने खेला मिनी मिलिशिया? तो उसमें नाम रखे जाते थे भीमा कातिल, काड़ा कबूतर, गंजेड़ी गब्बर, ठाए ठाए रानी और एक आदमी जिससे तुम न्यूज सुनते हो, डाकू थानेदार। ओके, 3 रीजनल न्यूज है, जल्दी जल्दी सुन लो। उड़ता पंजाब का अगला सीक्वल आने वाला है, झूमता हरियाणा। क्या हुआ? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स में चल रही है। पहले पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पे नशा बहुत बढ़ने लगा था ना, वहां पे कहते हैं चिट्टा, बहुत सारे यूथ नशे की लत में लग गया था और बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। इनफैक्ट एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब। अब यही बीमारी फैल के हरियाणा में आ गई। अब हरियाणा के यूथ हैं वो बहुत नशे में गिरफ्त होने लगे और इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि वहाँ के जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे पिछले 5 सालों में जो एडमिशंस हैं वो 5 गुना बढ़ गए। हालांकि रेट ऑफ रिकवरी इंप्रूव हुई है, लगभग 50,000 ऐसे लोग हैं जो वहां पे गए हैं, इंप्रूव होके आए हैं, पर इन्फ्लक्स इतना ज्यादा है कि सेंटर स्कोप अप ही नहीं कर पा रहे। और ये कुछ ऐसी बात है जो आप हरियाणा के जो लोकल लड़के हैं आप उनसे पूछो, वो बताएंगे कि भाई कितना ज्यादा ये प्रॉब्लम, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत हो गई है ना अब आजकल। जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो 2 ही चीजें चलती हैं, सुबह सट्टा शाम को चिट्टा। और जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार उठ के कहती है जड़ से उखाड़ देंगे औरंगजेब की कब्र को। अच्छा चलो, नशे की बात हो ही रही है तो नशा पगलू हर्ष पाठक का कमेंट सुनाता हूं आपको। अगर सिगरेट और अल्कोहल लीगल है तो वीड क्यों नहीं? विद लेस विड्रॉल सिम्टम्स, लेस एंगर इश्यूज एंड मेनी मोर, इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स द बेस्ट ऑप्शन इज वीड, देन व्हाई इट्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली देन अल्कोहल एंड सिगरेट्स? बिकॉज भाई वीड एक गेटवे ड्रग होता है। आई मीन अगर आपको इसके बारे में और पूरा समझना है कि ये जो बाबा जी की बूटी कि अगर आपको इसके बारे में और समझना है कि ये जो है जो वो लीगल क्यों नहीं है या हो सकता है या क्या आर्ग्यूमेंट है, पूरी वीडियो बनाई है। इसमें हम लोगों ने जाके भांग शॉप पे भी बात की है, डॉक्टर से भी बात की है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी समझाए, तो ये वाली वीडियो देख लेना। अगली सुनो, मध्य प्रदेश से नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा 2018 से लेकर 2022 तक जो फंड एलोकेट हुआ था जो लोग पीड़ित थे उनके लिए, उनके फंड में से लगभग 24 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को दे दिए। अब आपको सोचकर बड़ा छोटा लग रहा है, तो दोस्त ऐसा होता है। करप्शन को ऐसी दीमक थोड़ी कहते हैं, ये सिस्टम को अंदर से खाता है, ऊपर से सब सही दिखता है, पर जब परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि क्या खा गए और क्या बचा है। इसी को लेकर प्रवीण ने कमेंट किया था, भाई कैन यू हाईलाइट अ फ्यू सॉल्यूशन टू सॉल्व द करप्शन इन द सिस्टम ऑन ग्राउंड लेवल? नगर पंचायत, म्यूनिसिपल, कास्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट क्लियरेंस, इनकम सर्टिफिकेट्स आर डॉक्टर्ड एट ₹500 विच इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ जोमेटो ऑर्डर। भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ही आ जाती है ना कि मैं खुद आइडियलिस्ट आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता ऐसा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं तुमसे कहूँगा कि भाई करप्शन का तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब मेरे काम फंसे हैं और मुझे पता है कि उस बाबू के दस्तखत से ही काम होगा, मुझे खुद जाके मालिक कर दो काम करना पड़ा है, तो क्या कर सकते हैं? सी यू कैन नॉट अवॉइड। आप ग्राउंड लेवल पे क्या कर लोगे? पता है कि भाई वो
यहाँ का अधिकारी है, उसका दस्तखत लेना है और उसका प्यून बोल रहा है कि तुम अगर मेरे को 1000 रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी फाइल ही अंदर नहीं लेके आऊंगा, तो तुम लीगल सिस्टम भी बता दो कैसे पकड़ लोगे उसको। हो ये सकता है कि जो सरकार है वो एंटी करप्शन मेजर्स ला सकती है, इतना खौफ हो एम्प्लॉइज में कि अगर गलती से पकड़े गए तो भाई फिर जेल, फिर भाई फिर करियर खत्म। वो पुलिसिंग जो होती है ना फ्रॉम अ स्टेट लेवल, वो जब आएगी, जब डर बैठेगा तब जाके काम होती। आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। अगली खबर है बिहार से। सीएजी की एक रिपोर्ट आई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, सरकारी जो चल रहे होते हैं ना रिपोर्ट काम कार, इन पे ऑडिट निकालते हैं। इन्होंने बताया कि बिहार में जो कोविड रिलीफ फंड था, लगभग 52 करोड़ रुपए जो मजदूरों को, गरीब को मिलना था, वो उनको कभी मिला ही नहीं। रीजन टेक्निकल इशू। क्या टेक्निकल इशू था इसमें? वो उनका मन नहीं था देने का। टेक्निकल इशू तो यही है, मन नहीं है देने का, फंड तो है। चलो अगली 2 न्यूज बताता हूं, कुछ खास आपके काम नहीं आएंगी अनलेस आपको दोस्तों के बीच में फ्लेक्स करना हो। आपका एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अगर ये आपका है और आप इससे शर्म खा रहे हो तो आपको बता दूं, शर्म तो आनी चाहिए, बट आप अकेले नहीं हो। पिछले साल यानी कि 2024 में इंडियंस ने क्यूमुलेटिवली 1.1 लाख करोड़ आवर्स, 1.1 लाख करोड़ घंटे स्मार्टफोन चलाते चलाते बिताए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे भारत में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हो रहा है, ज़्यादातर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं और ऐसे ऐसे अच्छे चैनल देख रहे हैं जो 40 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, तो देखना बनता है ना, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ये ऐसे शेमलेस प्लग था। एनीवे, दूसरी न्यूज़ सुनो। गर्मी आने वाली है, आप में से कई लोग ऑलरेडी एसी अपना ऑन करने लगे होंगे। अनुमान है कि अगले 10 सालों में यानी कि 2035 तक भारत में 15 करोड़ और एसी बिकेंगे। 15 करोड़ एसी। इतनी गर्मी बढ़ने वाली है और ये मेरे हिसाब से अंडर एस्टिमेशन है, क्योंकि अभी ये लोग सोच रहे हैं 1-2 साल के हिसाब से, बट रुक जाओ, अभी क्लाइमेट चेंज होने दो, गर्मी और बढ़ने दो। 50-56 ऑलरेडी जा रहा है, अभी 60 डिग्री का टेम्परेचर भी आप देख लोगे अगले 10 सालों में। तब आप अपनी क्रश पे जैसे ट्रिप करते हो ना, फिर आपका एसी आपसे ज्यादा ट्रिप करेगा। अच्छा, आप कभी दिल्ली आए हो? मेट्रो में घूमे हो? और अगर इसका जवाब आपका ना है तो यार ये मत बोलना, मतलब दिल्ली आए और मेट्रो नहीं घूमे तो खाक दिल्ली आए। I'll tell you why. Because Delhi Metro is a prime example of how a society should be. Empowered औरतें, पीसफुल लोग, रैशनल डिस्कशन। दिल्ली दिलवालों की है, ये वहीं पता लगता है। पिछले हफ्ते फेमिनिज्म पर एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ वहां पे। भैया आप तो वायरल हो जाओगे अब। भाई उठाया नहीं, बेइज्जत करके उठाया, और इतना बवाल उस सीट के लिए जो इनकी रिजर्व्ड भी नहीं है। रेखा जी की फैन लगती हैं। कभी मेरी लाइफ में ऐसा होता है, एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा होता है, मैं बस एक बार दिल्ली मेट्रो का सफर कर ले तो सब दिख जाते हैं मुझे। काम करने वाले लोग, कॉलेज के बच्चे, बूढ़े अंकल, शांत लोग, चिल्लाने वाले लोग, कलेशी लोग, नाचती हुई लड़कियां, शांत लड़कियां, सब। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अच्छा, आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छा खाना ना मिले और जब आप मैनेजर से कंप्लेन करो तो आपसे बोले चुप, बिल्कुल चुप, जूते से पीटूंगी। ये वीडियो वायरल हुई दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। जो चीज देश में बची नहीं है उसका एक कॉलेज भी है। तमाशा बना के रखा है। चुप, बिल्कुल चुप, किसी ने बात की, जूते से पीटूंगी यहीं पर। रिलैक्स गाइस, फ्यूचर जर्नलिस्ट को जूते चाटने की ट्रेनिंग दे रही है। नन वाज स्क्रीमिंग एक्सेप्ट हर, देन व्हाई वाज शी शाउटिंग कीप क्वाइट। अरे एंकर बनने की क्वालिटी सिखा रही है बच्चों को। जर्नलिज्म वालों ने अपने फोन को हथियार बनाना सीख लिया है। हाँ, इनका समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है ये, अपनी ही टीचर को एक्सपोज करो। अब ये हुआ यूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टर मैडम के पास कंप्लेंट लेके गए थे कि मैम फीस और फैसिलिटीज का फासला थोड़ा कम करो, क्योंकि 80,000 फर्स्ट ईयर की फीस है इनकी, और ना कंप्यूटर, ना लाइब्रेरी, ना एसी, ना वाईफाई। बट ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट वो स्टूडेंट्स को जेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर मुझे कमेंट से बड़ी दिक्कत है, लोग बोल रहे हैं बड़ी बदतमीज है, ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रही हैं वगैरह। अबे पगलो, मैम को ऐसे मत बोलो, वो बस बच्चों को सिखा रही हैं कि आजकल टीवी न्यूज में डिबेट कैसे करनी होती है। Just keep quiet. चलो, न्यूज का मेन कोर्स हो गया है। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है वो अचार की तरह है। इसे हम पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद के लिए रखते हैं, एंड वी कॉल इट पहली खबर विनोद कुमार नाम के एक सब्सक्राइबर ने एक्स पर हमारे साथ शेयर की। आपको याद है बिहार में कुछ चोरों ने पुल चोरा लिया था, इस हफ्ते उसकी भरपाई हुई है। बात है पूर्णिया की। यहाँ पर एक नदी के ऊपर पुल का निर्माण कार्य चालू हुआ ताकि आर्थिक विकास हो सके वहां के भूमाफिया का। हाँ, यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने
पास में सस्ती जमीन खरीद ली और ताकि उसको महंगे में बेच सके इसलिए नदी के पास एक पुल बनाना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर +1, प्रॉपर्टी रेट +2, डेवलपमेंट 0। इस बार बिहार में भरोसा चोरी हो गया। और पता है इसका मेरा फेवरेट पार्ट क्या है? जब पुल को गिराने के लिए जेसीबी आई तो जनता ने उसको रोक लिया। जनता ने कहा कि किसी ने भी बनाया हो कम से कम बना तो सही। नाउ ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां एक भी बेरोजगार युवा नहीं है। मैं नहीं मानता भाई, मानना पड़ेगा, कोई भी जॉबलेस नहीं है क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने रीनेमिंग कर दी है। अब वहां का युवा जॉबलेस नहीं है, एस्पिरेशनल है। मतलब तुम खलीहर नहीं हो, तुम हो महत्वाकांक्षी। सामान चाहे कुछ ना खरीद पाओ, सम्मान पूरा मिलेगा। ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि बताइए कि कितने बेरोजगार हैं, तो जवाब मिलेगा एक भी नहीं, क्योंकि सरकार ने बेरोजगार का नाम बदलकर आकांक्षी युवा कर दिया। भाई यार क्या मजाक है। दिनेश मोंगिया का नाम सचिन तेंदुलकर रखने से उसके रन थोड़ी बढ़ जाएंगे। डियर एमपी गवर्नमेंट, हमारा युवा एस्पिरेशनल नहीं एस्पिरेंट है, या तो एसएससी का या यूपीएससी का या बैंक पीओ का। तो नाम बदलने से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इनका। अरे भाई प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, क्वेश्चन नंबर बदल के क्या कर लोगे? मध्य प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रख देंगे तो बर्फ थोड़ी गिरने लगेगी वहां पे। अविका सिंह इसी पे पूछती हैं, व्हाट्स योर व्यू ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एज इंडिया इज सो मच मोर कॉम्प्लेक्स अनलाइक अदर कंट्रीज, सो एनी पॉसिबल वे वी को टैकल इट। कुछ क्योंकि गवर्नमेंट के भरोसे रहकर तो शायद ही कुछ हो। यार गवर्नमेंट के भरोसे ही रहना पड़ेगा आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, उसी तरीके से आपको एजुकेशन मिलती है, आप वो स्किल सेट आता है। जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसी के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट काम करता है, बजट के अकॉर्डिंग ना कंपनीज, टैक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां आपको गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हीं से सवाल पूछने पड़ेंगे। अभी हाल ही में आया था जब पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि ये जो कंपनीज हैं ये पता नहीं कैसे कैसे इनोवेशन कर रही हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का फायदा उठा रही हैं। भाई तो फिर कंपनी के ओनर्स ने बोला कि भाई हम तो कम से कम उन लोग को एक गिग इकोनॉमी में भी डाल के लेकिन काम तो दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयड तो नहीं छोड़ रहे। सो द वे यू कांट जस्ट से कि गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहता। हम क्या करें? आप सवाल पूछो कि भाई क्यों नहीं है जॉब हमारे पास। अब अगली खबर है घाघरा घाघरा वाया आगरा। यहां के कुछ चोरों ने देर रात को बाइक चुरा ली। पुलिस की अलग ही बदला ले लिया गया है। अब पुलिस ना पेट्रोल कर पाएगी ना पेट्रोल भरवा पाएगी, घूस मांगने से पहले लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। और तुम्हें अगर लग रहा है कि कितनी बिजार बाहर की होगी, यूपी है ये, यहां पर एक बार पुलिस थाना चोरी हो गया था। हाँ ये हुआ था साहिबाबाद थाने में। वहां के चोर देर रात को स्टोर रूम में घुसे और जितने भी जब्ती का सामान था, कार एसेसरीज, फोन, वॉलेट, पैसा, सब चुरा ले गए। और पुलिस क्षेत्र की रक्षा करने में इतनी मुस्तैद, उन्हें 3 दिन तक पता ही नहीं चला कि अपने थाने में ही चोरी हो गई है। ये हाल है देश के। स्टैंड अप वाले 2 साल लगाते हैं एक स्क्रिप्ट लिखने में, मुझे चाहिए बस 2 दिन का अखबार। और बिहार वाले चोरों, अगर तुम यूपी से इनसिक्योर हो रहे हो तो बनता भी है, पटना का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है। चलो थोड़ी इश्क मुश्क की बात कर लेते हैं, चलते हैं यूपी के नोएडा। वो सुपरनोवा नहीं भैया 105 बोलते ना क्या? 105 वाला केस सुना है? 105 क्या? प्रोडक्शन चल रहा था ओनली फैंस का प्रोडक्शन चल रहा था। 20 करोड़ रुपए कमाए हैं ओनली फैंस। मैं कपड़े उतार रहा हूँ दोस्तों। ये क्या हो रहा है? सॉरी। यहाँ पर एक आदमी को डेटिंग ऐप पर एक मैच आया, चैट स्टार्ट हुई, फिर चैटें हुई। लड़की ने लड़के को बताया कि देखो मुझे कुछ वेबसाइट पता है जहां पे अगर तुम पैसा लगाओ, ट्रेडिंग करो तो बहुत मोटा मुनाफा होता है। लड़के ने कहा ठीक है। उसने 3 लाख रुपए लगा दिए और कुछ ही घंटे के अंदर उसे 20,000 का प्रॉफिट भी हो गया। उसने कहा सही है भाई, यहाँ भी लॉटरी लग गई, यहाँ भी लॉटरी लग गई। एज एक्सपेक्टेड उसने अगला बड़ा दाव खेला, अपनी पूरी सेविंग्स कुछ पैसे लोन पे लेके 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर उसे पता चला 2 चीजें नकली थी। जहां उसने पैसे लगाए थे वो वेबसाइट और लड़की की प्रोफाइल। इसे कहते हैं प्यार में लुटना। अब अगर तुम सोचो कि यार डेटिंग वेटिंग सब खराब है, मैं सीधी शादी करूंगा, तो रुको, एलिमनी देने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। पुणे की खबर सुनो। यहाँ पर एक कपल की सगाई हुई, प्री वेडिंग फोटोशूट हुआ, लेकिन फिर लड़की का मन बदल गया, उसका मन नहीं किया शादी करने का। लेकिन भाई प्री वेडिंग फोटोशूट, सगाई हो गई, अब तो शादी करनी पड़ेगी। तो लड़की ने सोचा कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी जोर से पड़े। हाँ, उसने 1.5 लाख रुपए में लड़के की सुपारी दे दी और लठ से पिटवाया उसको। अब मेरी प्रॉब्लम इस चीज में है कि 1.5 लाख रुपए की, तुम यार पति की वैल्यू लहंगे से महंगी तो रखती कम से कम। अब तुम बोला अरेंज मैरिज नहीं करूंगा, मैं करूंगा लव मैरिज।
रखो। अगली खबर सुनो, बिहार के मुंगेर से। यहाँ पर एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी कर ली। घरवाले राजी नहीं थे, उनको ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं ना, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं लड़की से, बस इसका सर्टिफिकेट बनवा दिया। शादी का नहीं, मौत का। आप जीते जी पिंडदान कर दिया उसका, उसकी मौत का सर्टिफिकेट बन। ये कैसी गांधीवादी ऑनर की है भाई। बेसिकली ये लड़की पहले लड़के पे मरी, फिर डॉक्यूमेंट्स में। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा है कि 17 नो एवरेज 2015 डांस स्टेप्स इन रियलिटी शोज। इसको कहते थे कंटेम्प्रेरी और ब्रेक डांस। मैंने सबसे ज्यादा देखा है वो वाला डांस इंडिया डांस का, जिसमें धर्मेश सर आए थे। जो भी ऑडियंस आया, जो सिलेक्ट हो रहा है कंटेस्ट में, कह रहा है हमें धर्मेश सर ने सिखाया, हमें धर्मेश सर ने सिखाया। तो कह रहे हैं हाँ धर्मेश सर कौन है, वडोदरा का। फिर उसके बाद सीधा धर्मेश सर आ जाते हैं, तो कहते हैं आपको भी धर्मेश सर ने सिखाया। कह रहे हैं हाँ धर्मेश सर नहीं हूँ। तो धर्मेश सर कौन? अरे मैं ही धर्मेश हूँ। तो आप वो वाला धर्मेश हो। पता चलता है अच्छा ये वही धर्मेश है। तब ऐसे से होते थे कि बस कुछ नहीं, ब्रेक डांस, कंटेम्प्रेरी, मेरे सब पता है भाई। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो। और भाई कैसे हो? भाई एक छोटा सा काम था, 2 मिनट में आया भाई। हाँ भाई अब बोल। 2 दिन के लिए घड़ी चाहिए थे। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। व्हेन प्लेयर मीट्स हैकर, पेट्रोल निकालते वक्त नहीं तो पहन के क्यों आया? हम तो बैटरी निकाल के रख देते हैं। फ्यूनरल्स इन 2050। भाई आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। इट्स ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। आने में देर होगी, दादाजी को मैं देख भी नहीं पाया। हमारे पास भी उनकी सिर्फ एक ही फोटो है। जिबलियट। ठीक है। दादाजी इंसान थे या एआई एजेंट? चैट जीपीटी में नौकरी किया करते थे। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th पास कर रखी है। कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में? नहीं, मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। हिस्ट्री नहीं है, इसकी मिस्ट्री है। ये है PIM, बैचलर ऑफ इनकॉग्निटो मोड। देखने के बाद हिस्ट्री डिलीट कर देती थी। रहा नहीं जाता। आज गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से। ये हेजिटेट ही नहीं करता है आदमी, इसको लगता नहीं है। भाई बिहार आ जा, गवर्नमेंट जॉब इसलिए बोल रहे हो ना? अच्छा ठीक है। बिहार में तो 25+ मिलेगा इसको। बिहार में 25 क्या? दहेज या लड़की की उम्र? दहेज नहीं, लड़की की उम्र तो 18 में मिल जाएगी। लड़की का? अरे भाई थोड़ा सा कैमरा देख ले भाई। टॉपर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, बहुत स्वागत है आपका, शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। आप फर्स्ट टॉपर हैं, कैसा महसूस कर रही हैं रिजल्ट देखने के बाद? मैम अभी थोड़ी देर बाद ट्राई करें, अभी बहुत लोग आए हुए हैं। साक्षी बात कीजिए। कोई इज्जत नहीं, बाद में देखेंगे। बच्चों को देख रहे हो? इन बच्चों को लग रहा है कि उन्हें फ्री के पैकेट्स मिल गए हैं। अब ये जिसके भी हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यहाँ कोई इन्हें डिस्पोज ऑफ कर गया है ना। बेटा ये खाने के नहीं है, अच्छा ले मुँह दिया तेरे कंटेंट में। चिप्स एक्सपायर हुए हैं, मेरी बुद्धि नहीं। भाई इंग्लिश में बात कर, लड़की इंप्रेस हो जाएगी। साले भाई स्ट्रॉ बोलते हैं भाई बेइज्जती मत करवाओ। कमेंट में सब कह रहे भाई स्ट्रॉ, भाई लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। चादर लाने हिंदू दोस्त को भेज दिया। ये पता वीडियो में क्या चल रहा है? एकनाथ शिंदे चादर चढ़ा रहा है दरगाह पे भगवा कलर की, कि करेंगे सेक्युलरिज्म करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाली मर्यादा में भगवान अल्लाह की रक्षा करे। हर हर अल्लाह। अबे तुम लोग क्या, जय श्री अल्लाह। अबे मी टू माय ब्रेन सेल्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्जाम। अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। अगला मीम आपको अगले हफ्ते दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करते जाना प्लीज। सब्सक्राइब ऐसे होगा, लाइक ऐसे होता है, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ऐसे होता है, आप वो भी कर सकते हो। किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपके साथ तो मैं हर हफ्ते मिलता ही हूं। अगले हफ्ते भी ऐसे ही कुछ चटपटी न्यूज़ के साथ मिलेंगे, नहीं हुई तो हम बना देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं तो हिंदू हूँ, मेरे तो नव दुर्गा का व्रत है भाईजान। तो चल भाई फिर वफ की ट्राइब्यूनल पे वही देखेंगे तुझे। अबे जा कर रहा है।